नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। गए हफ्ते बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। इस आंकड़े से बिहार की सामाजिक संरचना का तो पता चला ही, साथ ही कुछ ऐसे चेहरे भी बेपर्दा हुए जो हर कीमत पर इस सच्चाई को छुपाए रखना चाहते हैं। मीडिया के वीर बालक बालिकाओं पर नजर फेरने से पहले इस सर्वे के आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को जब पूरा देश #महात्मा गोडसे अमर रहे नामक ट्विटर ट्रेंड का उत्सव मना रहा था, उसी वक्त बिहार सरकार ने 13 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य के जातिगत आंकड़े जारी कर दिए। आंकड़े आने के बाद पैदा हुई सनसनाहट देखकर कुछ लोगों को लगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जी ही ठीक हैं। बेमतलब गोडसे फोडसे के चक्कर में रायता लंबा फैल जाता है और समाज का अप्रिय सच सामने आ जाता है। सर्वेक्षण के अनुसार 36.01% के साथ अतिशय पिछड़ा वर्ग और 27.12% संख्या के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ने बाजी मार ली और नौकरियों से लेकर अन्य तमाम प्रभावशाली पदों पर सालों साल से अवैध बाजी मारकर बैठे लोगों की आबादी 15.5% के आसपास सिमट गई। इन्हें अगड़ी जाति भी कहा जाता है। नंबर में पिछड़े लोग संसाधनों में कैसे अगड़ जाते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मोटे तौर पर कहें तो बिहार में पिछड़े वर्ग की संख्या करीब 63% है। सर्वे के अनुसार जनसंख्या का 19.6% दलितों का है। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। बिहार सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जातीय जनगणना से जुड़ी जानकारी दी। देश में इस तरह का कोई भी सर्वे 1931 में हुआ था। इस लंबे वक्फे में सरकारें जनगणना में अलग अलग धर्मों के आंकड़े तो इकट्ठा करती थी, लेकिन जाति के आंकड़ों से परहेज करती थी। 2011 की जनगणना में तो जाति के आंकड़े भी इकट्ठा किए गए, लेकिन जारी नहीं किया गया। कहा गया कि समाज बंट जाएगा। जिन लोगों को जाति की जनसंख्या जारी करने में समाज बंटता दिखता है, उन्हीं लोगों को धर्म की जनसंख्या जारी करने में समाज जुड़ता कैसे दिखता है, उनसे इस बाबत कोचिंग लेनी चाहिए। आप इसे ध्रुवीकरण कहते हैं, यानी धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द उधराया हुआ एक झुंड। इससे उसके राजनीतिक हित आसानी से सध जाते हैं। धर्म की संख्या दिखाकर भय पैदा किया जा सकता है, जबकि जाति की संख्या छुपाकर भ्रम पैदा किया जा सकता है। यह दोनों उपक्रम लंबे समय से सफलतापूर्वक चलता आ रहा है। इसीलिए समाज की सेहत से जुड़े इन जमीनी आंकड़ों का उजागर बहुतों को अच्छा नहीं लगा। जिनको अच्छा नहीं लगा, उनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने इन आंकड़ों की रोशनी में सीधा हिंदू मुसलमान खेलने का निर्णय किया। उन्हें पता है कि इस संकट काल में धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द उधराया हुआ झुंड ही उनके काम आएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? डेमोक्रेसी की मदर के हार्ट बोले तो छत्तीसगढ़ में यह सब हुआ। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री सामाजिक विज्ञान की किताब में जाति वाला चैप्टर पढ़ना ही नहीं चाहते। बार बार घुमड़िया कर धर्म वाले चैप्टर पर गिर पड़ते हैं। इसे सिलेक्टिव आग्रह कहते हैं, सुविधा की राजनीति। लगे हाथ उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इसमें लपेट लिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री ने कहा सो कहा। उनको ऐसा कहने सुनने का बहुत पुराना अनुभव है। चुनावी सभा में कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। याद है ना आपको, हर खाते में 15 लाख। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। और चुनाव के बाद शाह जी का सफाईनामा। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। खैर, जुमलेबाजी प्रधानमंत्री करें तो ठीक है। पत्रकारिता में जुमलेबाजी नहीं चलती, तथ्य की जरूरत होती है। तिहाड़ शिरोमणि को क्या जरूरत थी शामिल बाजा में हारमोनिया बनने की। शिरोमणि ने भी मनमोहन सिंह को उसी सुर में लपेटा। आज हमने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 17 वर्ष पुराना वो बयान भी आपके लिए निकाल लिया है, जिसमें वर्ष 2006 में उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक देश के अल्पसंख्यक वर्ग का है। शिरोमणि सेठ, जिनके अपने घर शीशों के होते हैं, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते।
मेरी सलाह है कि कभी कभी अपने ही घर परिवार में झांक लिया करें। किसी ने कुछ तो ठीक ठाक किया होगा। इसी टीवी टुडे समूह का एक रिसाला है thelallantop.com। उसने इसी विषय पर एक फैक्ट चेक करके पूरी दुनिया के सामने बहुत पहले रख दिया था। मनमोहन सिंह ने जो कहा था वह कुछ और कहा था। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम हो। अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। आपने सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। कनफुकवा संगठन ने इसे जिस तरह से फैलाया वह कुछ और बन गया। अगर आपने इसे ठीक से देख और समझ लिया है तो आइंदा से शिरोमणि के शामिल बाजे में बेसुरा हारमोनिया बनने की जरूरत नहीं। और एक सुधार प्रधानमंत्री के इस वाले बयान में भी कर देता हूं। जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? आदरणीय, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कोई राहुल गांधी का नारा नहीं है। एक जमाने से उछलता और गिरता रहा है और इसमें कोई गलत बयानी भी नहीं है। वास्तव में जितनी संख्या है मुसलमानों की, उस अनुपात में उनको उनका हक नहीं मिला है। मुसलमानों का यह हक किसी और ने नहीं बल्कि आपकी सरकार, बोले तो भारत सरकार ने मारा है। और यह मैं नहीं कह रहा, यह भारत सरकार की 2 कमेटियों, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग का कहना है। साल 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 14 साल की उम्र वाले 25% मुसलमान बच्चों ने या तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा या फिर वो शुरुआत में ही पढ़ाई छोड़ गए। देश के नामी कॉलेजों में केवल 2% मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लेते हैं। मुसलमानों को नौकरियां भी कम मिलती हैं और प्रति व्यक्ति खर्च के राष्ट्रीय औसत में भी वो निचले पायदान पर हैं। आला दर्जे की सरकारी सेवाओं में मुसलमानों की मौजूदगी ना के बराबर है। देश की कुल आबादी में मुसलमान 13.4% हैं, मगर प्रशासनिक सेवाओं में केवल 3%, विदेश सेवा में 1.8% और पुलिस सेवा में केवल 4% मुस्लिम अधिकारी हैं। खैर, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कई बार वो खुद नहीं समझते। जनता क्या ही समझेगी। असल सवाल है कि यह सिलेक्टिव वास्तविकताओं का खेल क्यों? धर्म के आंकड़े जारी करने से समाज नहीं बढ़ता तो जाति के आंकड़े जारी करने से समाज क्यों बढ़ने लगता है? जब तक सरकार को यही पता नहीं होगा कि देश में कितने गरीब और पिछड़े तबके के लोग हैं, जातियों की उनके पिछड़ेपन में क्या ऐतिहासिक भूमिका है, तब तक सरकारें विकास और गरीबी हटाने के प्रयासों का आकलन कैसे करेंगी? जब प्रधानमंत्री का रवैया ऐसा है तो मीडिया के हुड़क-चुल्लू पीछे कैसे रहते? समाज के बंटवारे की चिंता में दुबले हुए जा रहे दरबारी मीडिया ने इस सर्वे के आंकड़ों की रोशनी में राहुल गांधी को लपेट लिया। वही राहुल गांधी जो इन दिनों जोर शोर से जातिवार जनगणना की हिमायत कर रहे हैं। कैसे घेरा गया वो देखिए। राहुल जी, आपने कास्ट सेंसस के बाद इकोनॉमिक सर्वे की बात कही है, वो क्या इकोनॉमिक सर्वे स्टेट में भी होगा क्या, कांग्रेस रूल स्टेट में? एक चीज़, और दूसरा, आपने पार्लियामेंट में कहा था कि आपके पास जो कास्ट सेंसस का डेटा है वो आप अनाउंस करेंगे अगर सरकार नहीं करती है तो। इसके बाद राहुल गांधी ने पलट के जो घेरा वह फैले हुए रायते को त्रिविमीय विस्तार देता है। त्रिविमीय समझ में नहीं आया तो अंग्रेजी में समझ लीजिए, 3 डायमेंशनल विस्तार। देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। यह वो पहलू है
जिस पर हमारे देश का समूचा मीडिया वस्त्रविहीन और नग्नावस्था में खड़ा है। इस देश के न्यूज रूम में डाइवर्सिटी वर्जित है। जैसे हमारे यहाँ सेक्स और सत्य वर्जित हैं, वैसे ही हमारे मीडिया संस्थानों में डाइवर्सिटी वर्जित है। जब इस सवाल से सामना हुआ तो हमारे ज्यादातर बंधु बांधव आए बाएं करने लगे। यह तो राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई, स्टूडियो में बैठे हुड़क चुल्लुओं की तो पूछिए ही मत। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े से यही होगा कि सब अपनी अपनी जाति की आबादी देखकर अपने लिए नई नई डिमांड करने लगे, यानी देश में भयंकर स्थिति पैदा हो। लगता है न्यूज की पाठशाला का यह शिक्षक जातिवादी घामड़ है। इसे जनगणना का महत्व ही नहीं समझ आया, वरना वह आरक्षण पर इस तरह से सवाल नहीं उठाता। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि झूठ को बेवजह दलीलों की जरूरत पड़ती है, और जब झूठ की बात आए तो तिहाड़ शिरोमणि पीछे कैसे रह जाते। यानी एक जमाने में उनको आरक्षण इसलिए मिलता था, कहा जाता था कि वो अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या कम है इसलिए आरक्षण मिले, और अब ये कहा जाता है कि आरक्षण इसलिए ज्यादा मिले क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। बिहार में हुई इस जातिगत जनगणना से लोगों को क्या हासिल होगा? तो इस सवाल का जवाब यह है कि लोगों को इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो पिछड़ा वर्ग है वो अति पिछड़े वर्ग में जाना चाहता है, अति पिछड़ा वर्ग शेड्यूल कास्ट में जाना चाहता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जाना चाहता है, सब पीछे जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर आरक्षण ज्यादा है। जब आरक्षण के आलोचक यह कहते हैं कि ओबीसी अति पिछड़े वर्ग में जाना चाहते हैं और अति पिछड़े वर्ग एससी में, तो भी वह न चाहते हुए जातिगत जनगणना के समर्थन में ही तर्क दे रहे हैं। लेकिन कुंवर बी एंड डी को ऐसा नहीं लगता। आरोप लग रहा है कि अगड़ा और पिछड़ा का सियासी झगड़ा करवाने के लिए ये चाल चली गई है, और ये पॉलिटिकल सोची समझी चाल है अगड़े और पिछड़ों में तनाव लाने के लिए। जातिगत भेदभाव को झुठलाने की इस कोशिश में अमीश के भीतर का जातिवादी मवाद स्वयं रिसने लगता है। वह कहते हैं कि अगड़े और पिछड़ों के बीच सियासी झगड़ा करवाने की कोशिश है, यानी वो बिना कहे यह सत्य और तथ्य स्वीकार कर लेते हैं कि समाज में कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे। ये कौन सा समाज है भाई, जहां दो नागरिक आपस में अगड़े और पिछड़े में बटे हुए हैं। कहावत है, जाति मरने के साथ भी नहीं जाती। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। जहरीले चोपड़ा को सुनिए। जाति 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 नहीं जाती, जाति की दीवार गिरती ही नहीं है। अब ये चले, अभी आप थोड़े टाइम पहले सुन रहे थे ना, सनातन, हिंदू, हिंदुत्व, राम मंदिर, सनातनी, अब उसी की काटे ये जाति जाति, तोड़ दो इनको। गांधी जी के विचार जातिवाद के खिलाफ, ताउम्र वो जातिवाद से लड़े, और आज कुछ कथित गांधीवादी पार्टियां, कांग्रेस और इंडी अलायंस में शामिल पार्टियां गांधी जयंती के मौके पर बिहार में जारी की गई जातीय जनगणना की रिपोर्ट को मास्टर स्ट्रोक बताई। धार्मिक नफरत के चैप्टर में हर दिन थीसिस लिखने वाले चोपड़ा को सच्चाई जानने से परहेज है। वो और उनके जैसे कई वीर बालक कहते हैं कि गांधी जी जाति के खिलाफ थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी गांधी का एक लेख तक कायदे से नहीं पढ़ा होगा। इन्हें यह भी नहीं पता होगा कि जिस सामाजिक समरसता के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दलितों को लाकर बसाया था, उस साबरमती आश्रम के दलितों को गुजरात की भाजपा सरकार ने दरबदर कर दिया है। आडंबर वाली भाजपा सरकार गांधी की सादगी नहीं मानती, जो गोडसे का उसने पुतला और मंदिर बनाया। और गांधी जी ने जब ये मकान उनको दिया था ना, तो रहने के लिए दिया था। अब सरकार बोल रही है कि ये मकान हमारे हवाले कर दो और तुम निकल जाओ। अगर चलो सरकार ये डेवलप करेगी तो क्या हम लोग हरिजन लोग को अंदर नौकरी के लिए रखेंगे? अंग्रेजी साहित्य में एक शब्द इस्तेमाल होता है, ट्रेजिक फ्लॉ, मतलब आपके चरित्र में एक ऐसा दोष जो कभी न कभी आपको ले डूबेगा। मैकबेथ का था एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, हैमलेट का था प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करना। वैसे ही हमारे समाचार के कर्मवीरों का ट्रेजिक फ्लॉ है डिनायल यानी सत्य से इनकार। ट्रेजिक फ्लॉ पर हम बाद में आएंगे, पहले आप ये देखिए। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, प्रेस पर हमला। अरे प्रेस या पत्रकारिता चीनी चंदे से देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना थोड़ी ना होती है, या चीनी चेक लेकर महामारी में चीन का साथ देना थोड़ी ना पत्रकारिता होती है। तो सवाल ये कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी एजेंडा चलाने की आजादी या इजाजत किसी को दी जा सकती है? क्या विदेशी चंदे के जरिए देश के खिलाफ बातें करना पत्रकारिता है? मोदी अंदर काय डालना है भाई? अब बताइए, इस पूरी कार्रवाई में प्रेस की आजादी पर हमला कैसे हो गया? ये तो सीधा सीधा चाइनीज फंडिंग और चाइनीज फंडिंग से देश के खिलाफ दुष्प्रचार की जांच हो रही है। इन्हें तो क्या गलत हो रहा है? सिर्फ कोई पत्रकार इसलिए कुछ भी करेगा क्या इस देश में?
कहने को तो दूजी थाली का खाना हमेशा ही मसालेदार लगता है, लेकिन दूसरे की थाली में हाथ मारने से पहले अपनी थाली का भी मसाला चखना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं मसाला उतना ही खाओ जितना हजम हो जाए, ज़्यादा हो गया तो सवेरे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बात तो ये ऐसे कह गए जैसे इनके खिलाफ हुई सरकारी कार्रवाई पर ये प्राइम टाइम पर कोई ड्रामा नहीं कर रहे थे, चुपचाप सहयोग कर रहे थे। भावना यहाँ पर आ चुकी है और नाविका जी वो रिसीव कर रही है, और निश्चित तौर पर एक जो पीड़ा है, जो दर्द जो उसने झेला है, वो अपने आप में ये कहानी है। जिनको प्रॉब्लम है हमारे पत्रकारिता से और जो जवाब और बहस करने की हिम्मत नहीं है हमसे, वो सत्ता का दुरुपयोग करके सोचते हैं इसको तोड़ेंगे। ये जो आखिरी वाले भाई साहब थे बड़े दिलचस्प आदमी हैं। ये जेल से निकलते समय भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, और वही श्रीमान अब उनके श्रीमुख से सुनिए क्या कह रहे हैं। Make no mistake, there is no freedom of expression angle here. There is none. Make no mistake, this is simply about selling out to the enemy, selling out to large amounts of cash being given by the Chinese government to campaign against India and in the name of journalism to work against India's sovereignty and our national interests. जिस ट्रेजिक फ्लॉ की हमने बात की थी, ये उसी का प्रतिबिंब है, क्योंकि आप माने या न माने 46 पत्रकारों को अलसुबह सवाल जवाब के लिए उठाना, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करना अभिव्यक्ति की आज़ादी का ही उल्लंघन है। एक समाचार संगठन पर यूएपीए यानी आतंकवाद की धाराओं में कार्रवाई करना अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। एक संस्थान के ऊपर ताला जड़ देना अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। अब तक जिस विदेशी मीडिया को ये गाली देते नहीं थकते थे, उसकी खबर के आधार पर दर्ज किए गए मामले को तोल देना, यानी अपनी ही जांच एजेंसियों को नाकारा और निकम्मा साबित कर देना, यह डिनायल नहीं तो और क्या है। लेकिन ये कर्मवीर यही नहीं रुका, अपने डिनायल का पुख्ता प्रदर्शन करने के लिए वो ये सब भी कह गया। These are Mir Jafars, these are double-faced Januses, right? They are journalistic Shylocks. They make money. They are sellout. They are cheap. But most of all, they are extremely greedy. There are some journalists who $500 crore here, $500 crore there. 1.4 crores for making YouTube videos. Mr. Pant, please explain this business model. अब ऐसी बचकानी बातों पर हंसी आती है, पर जिम्मेदारी ली है तो समझाऊंगा भी। प्रिय अर्नब, आप एक नहीं कई न्यूज चैनल चलाते हैं। इसमें प्रोडक्शन का भी काफी सारा काम होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। खैर, YouTube वीडियो बनाना कोई प्राइम टाइम वीडियो पर रोजाना गलचौर करने जितना आसान नहीं है, खासकर जब आप वीडियो किसी संस्थान के लिए बना रहे हों। यहाँ भाई साहब व्यक्तिगत और संस्थागत का भेद भूलकर बेमेल तुलना ठेलने लगे। Did anyone pay Abhijit Iyer Mitra 1.4 crores? He also makes damn good videos. Anyone pay you that money, Abhijit? 1.4 crores for making YouTube videos. न्यूज क्लिक का तो हमें पता नहीं, पर हम अपना ही उदाहरण ले लेते हैं। हम हर महीने 50 के करीब वीडियो YouTube पर रिलीज करते हैं। ये 50 वीडियो सिर्फ कल्पना की शक्ति से प्रकट नहीं हो जाते। यह ऐसे नहीं होता, इसके पीछे कई चीजों का तालमेल होता है। किसी भी वीडियो की शुरुआत एक रिसर्च से होती है। रिसर्च करने के लिए एक अदद रिसर्चर की जरूरत होती है। रिसर्च के आधार पर स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके बाद स्क्रिप्ट को संपादक संपादकीय कसौटी पर कसते हैं, इसमें सुधार करते हैं। सुधार के बाद वीडियो शूट होता है, जिसके लिए कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट और प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ती है। एक बार वीडियो शूट हो जाए तो फिर वीडियो का प्रोडक्शन शुरू होता है, जिसमें एक प्रोड्यूसर और एक वीडियो एडिटर मिलकर उसका अंतिम स्वरूप तैयार करते हैं, ताकि वीडियो तथ्यात्मक होने के साथ ही रोचक और सुंदर भी दिखे। वीडियो में ग्राफिक डिजाइनरों की भी भूमिका होती है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक सोशल मीडिया का जानकार इन वीडियोस को सही तरीके से रिलीज करता है, ताकि ये आप तक पहुंच सकें। और ये तो हुई सिर्फ मानव संसाधन की बात। इसके अलावा कैमरा, लेंस, लाइट्स, माइक्रोफोन, साउंड रिकॉर्डर, लैपटॉप, कंप्यूटर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। और इन सब से ज़्यादा वीडियो शूट करने के लिए एक अच्छे स्टूडियो की ज़रूरत होती है। इन सब के बिना वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा। सुनने में यह सब काफ़ी तड़क भड़क वाला लग सकता है, पर यकीन मानिए हमारा सेटअप किसी बड़े विदेशी YouTube चैनल के मुकाबले बहुत किफ़ायती और सस्ता है।
मौका सही है तो लगे हाथ कह देता हूं, हम ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स हमारा साथ देते हैं। क्वालिटी न्यूज़ और क्वालिटी वीडियोस बनाना आसान बात नहीं है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत, समय और संसाधन लगता है। और आजकल तो मुफ्त में सब्जी वाला भी धनिया और मिर्च तक नहीं देता, संसाधन तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बढ़िया है, आपको किसी तरह से यह समृद्ध कर रहा है, तो आप एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। आज ही newslaundry.com/subscription पर जाएं, सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। लगे हाथ एक और जानकारी, हमारा एक पॉडकास्ट है, यह वीडियो पर भी उपलब्ध होता है। नाम है NL चर्चा। यहाँ पर हम हफ्ते भर के सवालों और बवालों पर आराम से बिना चीखे चिल्लाए चर्चा करते हैं, बहस नहीं करते। यह कार्यक्रम बहुत जल्द पेवॉल के पीछे होगा, यानी सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगा। तो अगर आप चर्चा सुनते हैं तो इसके लिए भी आपको न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट NDTV से है, जिसे आप तक पहुंचाया है अनुराग द्वारी ने। यह जर्जर हो चुकी शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट नियामक संस्थाओं की एक और तस्वीर है। 3 कमरों के एक फ्लैट से एक नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा था। इसका मालिक वह व्यक्ति था जो एक वक्त में मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा का निदेशक था। ऐसे 600 से अधिक कॉलेजों के खिलाफ अब CBI की जांच चल रही है। ये भोपाल का सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस है, जो आप बोर्ड में देख सकते हैं कि BSc नर्सिंग का कोर्स कराता है, एक डिप्लोमा कोर्स भी कराता है GNM का। मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूँगा, आप देखिए ये एक फ्लैट नुमा है। यहाँ पर फिलहाल लिखा गया है कि जो ऑफिस बंद पाए जाने पर इन नंबरों से संपर्क करें। तो पहले नंबर से हमने संपर्क किया, जहाँ पर प्रकाश मिले, जो यहाँ पर फैकल्टी हैं। 2015-16 से इसका सेशन है। आप कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं। फ्लैट में हमने घंटी बजाई, लेकिन यहाँ कोई है नहीं। लेकिन हमें बताया गया कि अंदर एक कमरा है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। एक जो बैच है, चूँकि अब CBI जांच कर रही है, तो 2020 में आखिरी बैच था। ये यहाँ का नोटिस बोर्ड है अलग अलग 2017-18 के। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये कॉलेज उस शख्स का है जिस पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा था, यानी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।